हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। कल अपन बात कर रहे थे संघात प्राचल और प्रकीर्णन कोण के मध्य संबंध। उस संबंध को आज कंप्लीट करते हैं। कल क्या क्या किया था उसके बारे में भी थोड़ा अपन चेक कर लेते हैं या दोबारा कर लेते हैं। ठीक बात है ना। तो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। तो संघात प्राचल व प्रकीर्णन कोण, संघात प्राचल यानी बी और प्रकीर्णन कोण को अपन लिखते हैं थीटा में संबंध। थीटा में संबंध। कल शुरुआत में अपन ने बात की थी, इसकी डेफिनेशन की बात की थी, और डेफिनेशन में अपन ने बात ये बोली थी, जब न्यूक्लियस और अल्फा कण के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो तब उनके बीच की जो न्यूनतम जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। फिर बाद में बात आती है प्रकीर्णन कोण। अपन ने बात ये कर रहे थे कि नाभिक और अल्फा कण के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है, और इस अन्योन्य क्रिया के कारण नाभिक जो है, अल्फा कण जो है वो दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल कक्षा में गति करता है। उसके गति की प्रारंभिक दिशा और अंतिम दिशा के बीच का जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन कोण बोलते हैं। ठीक बात ना। कल एक अपना डायग्राम आया था कि P1 को तो यूं शो कर दिया, P1 वेक्टर, और फिर लिखा P2 वेक्टर को यूं लिखा था, और फिर बाद में एक यहाँ पर लिखा था डेल P वेक्टर, और यहाँ पर फिर सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम अप्लाई किया तो डेल P वेक्टर अपना आ चुका था। डेल P वेक्टर इक्वल टू P1 वेक्टर माइनस P2 वेक्टर आ गया था। और इसको जब सॉल्व करते हैं, हाँ उससे पहले देखो P1 और P2 के बीच का जो पूरा एंगल है वो थीटा था। ठीक बात ना। और चूंकि अपन को ये पता है कि P1 और P2 दोनों बराबर है, यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर अगर डालेंगे तो ये कोण भी कितना आ जाएगा, पूरा एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल क्या है, थीटा है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा अपॉन 2, और ये एंगल कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 2। ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, जैसे तीनों कोणों का योग होना चाहिए पाई, पाई में से इन दोनों को घटा दें, माइनस कर दें, तो आपके पास बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, या फिर इसी को लिख सकता हूँ 1/2 पाई माइनस थीटा, ऐसे करके कुछ लिखा था। इनको जब सोल्व किया था तो कल लेक्चर नंबर 1 के अंदर अपने पास प्राप्त हो गया था 2mv साइन थीटा अपॉन 2, और इसको इक्वेशन नंबर में 1 दे देता हूँ। ठीक बात है ना। इसके बाद में अपन बात करेंगे आवेग की। किसकी बात करेंगे, आवेग यानी इम्पल्स की बात करेंगे, इम्पल्स। ठीक बात ना। आवेग क्या कहता है, आवेग की जो बहुत ही सरल सी डेफिनेशन है वो तो ये होती है I = डेल P होता है, I = डेल P होता है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन F dt = डेल P वेक्टर लिख सकता हूँ। इसके परिमाण की जब बात करूँगा, मैग्नीट्यूड की जब बात करूँगा, तो ये आपके पास प्राप्त हो जाएगा मैग्नीट्यूड इंटीग्रल F वेक्टर, और फिर लिखा dt इंटीग्रल, और ये आ गया डेल P वेक्टर। ठीक बात है। इसके बाद में या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब F वेक्टर का कंपोनेंट लिखूँगा किसके सापेक्ष, डेल P की दिशा में लिखूँगा, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा F कोस फाई, और फिर लिखा dt, और इधर प्राप्त हो गया आपका डेल P। ये लिखी मैंने इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि मैंने फाई लिखा, फाई क्यों लिखा, एक डायग्राम बनाते हैं उसमें समझेंगे। उससे पहले छोटी सी बात है, ये इंटीग्रल का t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो t की जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस अनंत से अनंत तक होती है, तो ये अपने लगा दिया। अब देखो अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए dt की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ dt = dt अपॉन d फाई इंटू डी फाई लिख सकता हूँ। ठीक बात ना। अब देखो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आपको प्राप्त हो गई -∞ टू इनफाइनाइट f
कोस फाई, और इसकी जगह लिखा मैंने डी टी अपॉन डी फाई, और डी फाई ये किसी जगह लिख दिया, डी टी की जगह लिख दिया, और इक्वल टू अपना डेल पी है ही। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई, 3 आ गई। अब ध्यान देने वाली बात है कि सीमा जो है वो डी फाई के लगाएंगे अपन। डी टी अपॉन डी फाई किसके बराबर है, डी टी अपॉन डी फाई है वो कोणीय वेग है। क्या है, उल्टा बोल गया, डी फाई अपॉन डी टी क्या होता है, कोणीय वेग होता है। तो इसको सीमा किस प्रकार से लिखते हैं पहले वो ज्ञात करते हैं। तो देखो ये माना कि नाभिक है, न्यूक्लियस है, इससे जाने वाली ये कोई सरलेखा है, फिर बाद में यहाँ से ये कोई अल्फा कण डाल दिया। अगर नाभिक नहीं होता तो ये अल्फा कण एकदम यूँ सीधा जाता, लेकिन इस नाभिक की उपस्थिति में ये इंटरेक्शन होगा और ये अल्फा कण आपका यूँ जाएगा। ये इसकी प्रारंभिक डायरेक्शन है अल्फा कण की, और यहाँ पर कोई तात्क्षणिक डायरेक्शन हो जाएगी, और ये आपकी क्या है, कोई अंतिम डायरेक्शन है। इस अल्फा कण पर किसी टाइम पर माना कि फोर्स ये लग रहा है, ये क्या बताया मैंने, नाभिक बताया। ये बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बी कहते हैं। इसके यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचे हैं, तो थोड़ी देर पहले अपने एक थीटा लिखा था, वो थीटा आपका ये होता है परिकिरण कोण। नाभिक पर, नाभिक के कारण अल्फा कण पर लगने वाला बल ये अल्फा कण है, इस पर लगने वाला बल माना कि क्या है, एफ वेक्टर है। यह आपके P1 वेक्टर की डायरेक्शन है, यह आपकी क्या है, P2 वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक बात ना। इसके पैरेलल एक लाइन और खींच दूँ तो यह आपको क्या बताती है, B को व्यक्त करती है। किसको, B को व्यक्त करती है। थोड़ा एक बार दोबारा ध्यान से देख लो, यह है, ये अल्फा कण है, अल्फा कण की पोजीशन है किसी टाइम पर। अल्फा, इस नाभिक के कारण इस पर लगने वाला बल क्या है, ये है। अब थोड़ी देर पहले अपन ने डेल पी की डायरेक्शन भी की थी, तो माना कि डेल पी की डायरेक्शन आपकी ये है, ये डेल पी वेक्टर की डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच का ये कोण माना है अपन ने थोड़ी देर पहले फाई। अब देखो यहाँ कोस फाई क्यों है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। एफ वेक्टर का डेल पी वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट क्या होगा, एफ कोस फाई होगा, तो इसलिए लिखा है अपन ने। ठीक बात ना। अच्छा अब देखो आगे जब अपन बात करते हैं तो ये एंगल, थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था, यहाँ से डेल पी का P2 के साथ बनाया गया एंगल, ये एंगल कितना है, यह है 1/2 और पाई माइनस थीटा है। सेम ऐसे ही इसका इसके साथ बनाया गया एंगल, P1 के साथ बनाया गया एंगल 1/2 पाई माइनस थीटा है। ठीक बात ना। अब देखो इसको जब आगे लिखूंगा तो फाई की लिमिट लिखूंगा, तो फाई की लिमिट आएगी, देखो फाई कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। अगर आपका एफ इधर जाता है तो फाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है। अच्छा अगर एफ आपका इधर जाता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है फाई का मान। अब देखो अगर आप घड़ी की दिशा में एंगल का मेजरमेंट करते हो तो उसको नेगेटिव लिखेंगे, और घड़ी के विपरीत दिशा में एंगल का मेजरमेंट करते हो तो पॉजिटिव लिखेंगे। यानी ये तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं और देखो क्या प्राप्त होता है। अपन देखते हैं यहाँ से, यह आपका आ गया लिमिट। लिमिट की जब बात होती है तो फाई की जो लिमिट है, फाई की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, -1/2 पाई माइनस थीटा से +1/2 पाई प्लस पाई माइनस थीटा तक चेंज होगी। तो यह तो होगी अपनी लिमिट की बात होगी। फिर बाद में बात करते हैं कि समीकरण तथा अपन लोग ये जानते हैं कि डी फाई अपॉन डी टी जो है वो क्या है, आपका ओमेगा है, कोणीय वेग है। तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर आपको देखो क्या प्राप्त हो जाएगा। लिमिट तो आपकी प्राप्त होगी -1/2 पाई माइनस थीटा से 1/2 पाई माइनस थीटा। एफ कोस फाई को मैंने छोड़ दिया, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह लिखा 1/ओमेगा और डी फाई की जगह क्या कर दिया, डी फाई।
डेल पी का मान भी रख देते हैं, तो ये आ गया था अपना 2mv साइन थीटा बाई 2 समीकरण नंबर 1 से प्राप्त हो गया था। अब देखो इसके बाद में ये लिखा समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एफ की वैल्यू अपने पास में पता है अपन को, कूलॉम नियम से अपन जानते हैं एफ क्या होता है, ये ओमेगा निकालना होगा। ओमेगा निकालने के लिए अपन कोणीय संवेग संरक्षण का नियम काम में लेंगे। चूँकि कूलॉम बल एक केंद्रीय बल है और केंद्रीय बलों के प्रभाव में या केंद्रीय बलों के क्षेत्र में एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो देखो कूलॉम बल कैसा है, एक केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है, और केंद्रीय बल है तो कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या रहता है आपका, नियत रहता है, कंजर्व रहता है। अब कोणीय संवेग के 2-3 सूत्र हैं अपने, एक तो होता है mvr, ये होता है कोणीय संवेग, एक होता है m ओमेगा r स्क्वायर, ये भी कोणीय संवेग का फॉर्मूला है। ये अपने क्या है, दोनों बराबर लिख दो चाहे या फिर ऐसे लिख दो, कोई खास बात नहीं है। अब अपन अल्फा कण की 2 स्थितियां काम में लेंगे। स्थिति एक तो ये काम में ले लेते हैं या फिर लास्ट वाले काम में ले लेते हैं। तो 2 स्थितियों में सबसे पहले यहाँ की ले लेता हूँ। यहाँ की जब मैं बात करता हूँ, तो देखो शुरुआत में ये फॉर्मूला काम में ले लेंगे, एम वी और डिस्टेंस वहाँ पर है बी इक्वल टू लिखा जाएगा नियतांक। इसके बाद में किसी तात्क्षणिक टाइम यहाँ की बात कर लेते हैं, ये डिस्टेंस अपन को मालूम नहीं है, माना कि ये आर है, तो तथा दूसरी जो स्थिति ले लेते हैं एम ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू नियतांक। इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को मिला के लिखा जा सकता है एम ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी बी लिखा जा सकता है। इन दोनों इक्वेशनों को मिला के एम से एम कैंसिल और आपका ओमेगा इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया, वी बी अपॉन आर स्क्वायर प्राप्त हो चुका है। तथा कूलॉम बल का सूत्र भी आपको मालूम है और वो होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 2ZE स्क्वायर शुरुआत में लिखा था अपॉन आर स्क्वायर। ये मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखो क्या प्राप्त होता है, समीकरण 4 में रखने पर ये अपना समीकरण नंबर 4 है। एक सेकंड के लिए देखो आराम से, ये आपका आ गया इंटीग्रेशन -1/2 पाई माइनस थीटा टू 1/2 पाई माइनस थीटा। एफ की जगह लिखा मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह लिखा 2ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर बाद में 1/ओमेगा, ओमेगा का मान ये है तो 1/ओमेगा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन वी बी हो जाएगा। इसके बाद में एक कोस फाई बच गया और डी फाई, तो ये लिखा मैंने कोस फाई और ये लिखा मैंने डी फाई, और ये किसके बराबर चल रहा है, 2mv साइन θ/2 के बराबर चल रहा है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करेंगे तो देखो ज़्यादातर फाई के रेस्पेक्ट में है तो ये बचेगा, या बाकी कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या आपका कैंसिल है, तो देखो बाहर क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर अपॉन वी बी। ये निकाल लिया बाहर, ये निकाल लिया, बच गया क्या, ये बच गया, ये लिखा लिमिट -1/2 पाई माइनस थीटा टू 1/2 पाई माइनस थीटा, और अंदर आ गया कोस फाई और डी फाई, और इस साइड में लिखा 2mv साइन θ/2। देखो मैथमेटिकल प्रोसेस चल रहा है, या आप मेरे हिसाब से कर लोगे आराम से। या इसको क्या लिखूं, ये सारी की सारी स्टेप मैं उस साइड में लेके जा रहा हूँ। उस साइड में लेके जाएंगे तो वी बी का इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2ZE स्क्वायर ऊपर आ जाएगा,
तो यहाँ पर तो लिखा कोस का तो हो गया साइन फाई और लिमिट -1/2 पाई माइनस थीटा और 1/2 पाई माइनस थीटा दैट इक्वल टू 2mv²b। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, फिर ये लिख दूँ तो ये आ गया आपका ना अपना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो नीचे का काम कंप्लीट हो गया। फिर एक ये बच गया साइन थीटा/2, साइन थीटा/2 अपॉन ऊपर से क्या आ जाएगा 2ZE²। ये कैंसिल होने वाले सारे बाद में कैंसिल करेंगे एक साथ ही सारे बाद में कैंसिल कर लेंगे। इसके बाद देखो इसको थोड़ा मैं अलग से सोल्व कर देता हूँ। लिमिट लगाएंगे तो ये आपके पास प्राप्त हो जाएगा, चलो कर लो यहीं पे, साइन अपर लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा π/2 माइनस थीटा/2, लोअर माइनस साइन लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा आपका देखो माइनस में π/2 माइनस थीटा/2 और ये सेम चलेगा। ये माइनस बाहर आके इसको क्या कर देगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये कर देगा इसको प्लस, साइन π/2 माइनस थीटा/2 होता है कोस थीटा/2। तो दोनों मिलकर कितने हो गए 2 कोस थीटा/2 दैट इक्वल टू 2mv²b और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2ZE² और साइन थीटा/2। ठीक है। इसके बाद में देखो दोनों साइड से 2 से अपन 2 कैंसिल कर सकते हैं। इस साइन थीटा को इस साइड में लेके आ रहा हूँ तो ये आपके पास में एक इक्वेशन आएगी और उस इक्वेशन को किस प्रकार से देखते हो आप देखो, ये आपका बन गया कोस थीटा/2 अपॉन साइन थीटा/2 दैट इक्वल टू ये लिखा मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, फिर बाद में लिखा मैंने mv², ये लिखा, ये b बच गया उसको थोड़ा बाद में लिखूंगा, और ये आ गया आपका 2ZE² और ये लिखा मैंने b लिखा, और या फिर इसको क्या लिखता हूँ कोट थीटा/2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv² अपॉन 2ZE²b। ये इक्वेशन क्या है, यही आपका थीटा और बी में संबंध है। थीटा और बी का मतलब है परकिन कोण और इम्पैक्ट पैरामीटर के बीच का संबंध है। यह थीटा व बी के मध्य संबंध है, मध्य संबंध है। अब देखो अपन शुरुआत में बात की थी, शुरुआत में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा E बराबर क्या होती है 1/2 mv²। ठीक बात ना। यहीं से mv² की जगह क्या ले सकता हूँ 2E ले सकता हूँ, ऊपर वाले इक्वेशन में लिखेंगे तो ये संबंध का नया फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। लिखा कोट थीटा/2 अतः है कोट थीटा/2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ गया आपका 2E अपॉन में क्या लिखूंगा 2ZE² और ये लिखा b, 2 से 2 कैंसिल, या आपको प्राप्त हो गया कोट थीटा/2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E अपॉन ZE²b। तो ये देखो आपका गतिज ऊर्जा के पदों में थीटा और बी के मध्य संबंध आ गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं और आसानी से थीटा और बी के बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। इसमें थोड़ी लिमिट की थोड़ी दिक्कत आएगी तो वहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, बाकी इतना कोई खास बात है नहीं। ठीक बात ना। एक जगह पे थोड़ी सी दिक्कत आती है कि थीटा/2 और π/2 कैसे लिया, तो वहाँ पर आपको ध्यान ये देना कि P1 और P2 दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो दोनों कोण बराबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक बात है। थैंक यू।